जय हिंद बच्चों। और कैसे हो? बढ़िया। गुड इवनिंग। जय हिंद। आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा इंग्लिश पोइट्री का, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पोइट्री से आता है। वो आपने देखा होगा जो, और वो समझ में आया होगा, उम्मीद है। वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और उसी सीक्वेंस में मैं आपको और कुछ इम्पोर्टेंट दूंगा क्वेश्चन इसी में से, जो पोइट्री का एक्सट्रैक्ट होगा, पार्ट होगा। और वो आपके एग्ज़ाम में आने आ सकता है, कई बार आता है या उसी पैटर्न पे आएगा। लेकिन आपको अपनी ओर से, अपनी तरफ से ठीक से तैयारी उसकी कर लेना। और ऐसे और सारे एग्जाम्पल्स होंगे। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल अगर सॉल्व करेंगे तो उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। एग्ज़ाम में चांसेस हैं कि आपको वो उसमें अच्छे स्कोर मिल सकें, अच्छे मार्क्स आ सकें। तो पिछला जो वीडियो मैंने भेजा था उसमें बहुत अच्छा है, और ठीक से समझाया भी था मैंने। उसके एक एक वर्ड समझाए थे पोइट्री के। और आई थिंक पेपर में ये 9 नंबर पे क्वेश्चन होता है, और ये 6 नंबर का होता है, 6 मार्क्स का होता है, जो कि आपको मैंने अभी समझाया भी था। तो उसी सीक्वेंस में हम और इम्पोर्टेंट वैसा ही क्वेश्चन लेते हैं, जो कुछ लाइंस हैं, पोम की लाइंस हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और उन्हीं में से आपको केयरफुली रीड करना है और उसके आंसर देना है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करेंगे। और इतना ध्यान रखो, अब ज़्यादा समय नहीं है, तो जितना आपको मैटर दिया जा रहा है कम से कम उसको पूरा समझ लो, सीख लो। अगर एग्ज़ाम की चिंता है आपको, रियल में चिंता है, तो उसको, चिंता को दूर करने के लिए आप मेहनत करो, डबल ट्रिपल जो भी है। और मेहनत करके ज़्यादा पढ़ाई करो, आराम कम कर दो, तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल, है ना? सो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर। अगेन सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जाम में आपका पोइट्री का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उसमें समझते हैं कि क्या आंसर उसके देने हैं, किस टाइप के हमें उसके आंसर, रिप्लाई आंसर देने, क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे। तो ये जो आप देख रहे हो, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये यहाँ से स्टार्ट है, लाइन्स यहाँ से स्टार्ट है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो सबसे पहले आपको, अगर ये पोम आपने पढ़ी है, तो आपको ध्यान होगा कि ये किस पोम की लाइन्स हैं। और अभी मैंने जो एग्जाम्पल और बताया था, जो आपने सॉल्व किया भी है, वो सीखा भी है, तो उसी का पार्ट है ये। और पोम का नाम है द रोड साइड स्टैंड। द रोड साइड स्टैंड, ठीक है ना? और इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिकन पोइट थे, मैंने बताया भी था आपको। उन्होंने, जो शहर के अमीर लोग होते हैं और गांव के गरीब किसान, गरीब लोग, मजदूर लोग, जिनकी कंडीशन बहुत खराब है, तो उनके बीच में अंतर बताया है कि उनके बीच में अंतर कितना ज्यादा है, कितना अधिक है। अमीर तो अमीर हो गए, कुछ लोग अमीर हो गए, बाकी लोग गरीब रह गए, इतने गरीब हो गए कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तो उसके ऊपर एक ह्यूमन सिंपैथी है, मानवीय संवेदना इसमें दर्शाई गई है। ह्यूमन सिंपैथी बताई गई है कि आदमी की ऐसी कंडीशन में क्या स्थिति हो जाती है। पुअर मैन, हाउ अ पुअर मैन फील्स एट दिस टाइम ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट सिचुएशन। तो अब उसी पोम को आपको रीड करना है, समझना है। अब देखिए, एक एक लाइन को इसको रीड करेंगे हम, और समझिए एग्जाम में अगर आता है तो कैसे करना है इसको। द हर्ट
to the scenery wouldn't be any complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. ये जो है पोएट्री के फॉर्म में है, आपको इसका सेंस मेक आउट करना पड़ता है। पूरा रीड करिए इसको, सेंस मेक आउट करिए, तो इसका सेंस ये निकलता है कि जो गरीब आदमी है, पुअर आदमी है, जिसका रोड के किनारे स्टैंड है, स्टैंड मतलब खोखा, रोड के किनारे खोखा या छोटा सा स्टॉल लगा लेते हैं गरीब लोग, अपने छोटे मोटे आइटम बेचते हैं, तो उनकी कंडीशन बताई गई है। तो द हर्ट टू द सीनरी वुंड, तो जो हर्ट मतलब नुकसान हुआ है, सीनरी जो नेचुरल सीनरी वहां की है, गांव साइड की नेचुरल सीनरी होती है, हरियाली होती है, पेड़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ की जो अमेरिका की कंडीशंस है वो दिखाई गई हैं कि वहाँ पर जो अमीर लोग थे वो तो शहरों में रहने लग गए और उन्होंने अच्छे अच्छे बंगले बना लिए, बहुत सारी इनकम आने लगी, लेकिन जो गरीब व्यक्ति थे उनकी हालत अभी भी बहुत खराब थी। गांव साइड में जो रहते थे, रोड के किनारे अपना सामान, छोटा मोटा सामान रख के बेचते थे। तो द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी एनी कंप्लेन, तो वो इस मामले में कंप्लेंट नहीं कर रहा है कि आपने जो सीनरी है, वहां की नेचुरल सीनरी है, उसको कितना हर्ट किया है, कितना नुकसान किया है, इस चीज पे वो कंप्लेन नहीं कर रहा है। सो मच एज ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, जैसा, लेकिन उन्होंने जो कहा था, जो रूलिंग पावर में जो अमीर लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हम आपकी कंडीशन भी, लाइफ कंडीशन अच्छी कर देंगे, जो वादे किए थे, वो ट्रस्ट जो था, जो विश्वास था, वो ट्रस्ट था, वो कहीं लॉस हुआ है, उसमें ब्रीच हुआ है। तो उस जो उनको विश्वास दिलाया गया था कि हम आपके साथ अच्छा करेंगे, आपका वेलफेयर देखेंगे, तो ऐसा उनके साथ नहीं हुआ और उनके ट्रस्ट का ब्रीच हुआ है, उनके विश्वास का। तो इस बात का उसको सौरो है, दुख है, व्हाट इज अनसैड, वो दुख वो कह नहीं पा रहा है, अनसैड है, वो दुख तो है लेकिन वो अनसैड है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, इस हमारा रोड साइड स्टैंड है, हमने रोड साइड पे अपना, क्योंकि हम सिटी में तो अपना सामान बेचने जा नहीं सकते, न तो हमारे पास साधन है और न ही इतना हमारे पास आइटम है, हमारे उत्पाद हैं, प्रोड्यूस हैं, जो हम सिटी में जाके मार्केट में बेच सकें। तो इसलिए हमने क्या किया है, हियर फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर बाहर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हमने रोड के किनारे अपना स्टैंड लगा लिया है, अपने दुकान लगा ली है, अपना खोखा छोटा लगा लिया है। एंड आस्क फॉर सम मनी, और कुछ मनी की चाहत रखते हैं, कुछ कि कुछ जो शहर में पैसा फ्लो कर रहा है, इधर से उधर बहुत सारा पैसा शहरों की तरफ गया है, शहर मतलब अमीर लोगों के पास है, तो आस्क फॉर सम मनी टू फील इन हैंड, वो पैसा कुछ जो मुद्रा है, धन है, वो हमारे हाथ में भी आ जाए, हमारे हाथ भी उसको महसूस कर सकें, उस मनी की गर्मी को, पैसे की गर्मी को फील कर सकें, इन हैंड, टू ट्राई इट इफ इट विल नॉट बी अवर बीइंग एक्सपैंड, तो हम भी ट्राई करें अपना भाग्य, कि हमारा जो भाग्य है एक्सपेंड होता है नहीं होता, मतलब आगे विकसित, हम हमारा विकास, हम और आगे बढ़ते हैं, हमारा विस्तार होता है या नहीं होता है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, एंड हमें भी जो मूविंग पिक्चर्स मतलब जो सिनेमा में लाइफ दिखाया जाता है, गरीब लोगों का, शहर लोगों का जो है, तो उनमें गरीब लोग जो है, सिनेमा में तो बड़े हीरोज का और उनका लाइफ शहरों का दिखाया जाता है, तो वो लाइफ हमें भी मिल सके। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, जैसे मूविंग पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि भाई बहुत ऐशो आराम से रहते हैं, वो सारी फैसिलिटीज में, ऐसी फैसिलिटीज हमें भी मिल सकती काश। तो वो भी इस बात की चाहत रखते हैं, थोड़ा बहुत हमारा भी जीवन में सुधार आए। प्रॉमिस दैट द पार्टी इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो रूलिंग पार्टी है, अभी जो रूलिंग पार्टी सत्ता में पार्टी है ना, जो उसने वादे किए थे कि हम आपके लाइफ में सुधार करेंगे, इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो अभी भी हमसे दूर है, वो वादे अभी भी हमसे दूर हैं।
कीपिंग फ्रॉम अस मतलब दूर है। तो ये समझ में आ गया आपके? इसका सेंस है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो शहर के लोग हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास, रिच पीपल है, तो जब हमारे साइड से वो निकलते हैं तो कम से कम हमें कुछ ज़्यादा नहीं दे पाए तो हमारा जो सामान हम रोड के किनारे बेचते हैं उसको तो कम से कम खरीद लें। इससे कुछ पैसा, इतना सारा पैसा शहरों में चला गया है, गांव वालों के हाथ में कुछ भी नहीं, तो वो हमें थोड़ा सा मिल जाए, इस तरह से गरीब आदमी चाहत रखता है। और वो भीख नहीं मांग रहा है, वो चाहता है हमारा आइटम खरीद लेंगे बस, कोई फ्री में पैसा वो नहीं मांग रहा है। तो इस तरीके से ये आपने समझ लिया होगा कि इसका सेंस क्या है, भाव इसका क्या है, और इसके जो वर्ड्स हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड इसमें नहीं है जो आप समझे नहीं हो। अगर आपने ये ठीक से पार्ट रीड कर लिया है तो इस पार्ट को रीड करने के बाद आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउट ऑफ दी 3 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर दिए तो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना? जैसा कि मैंने अभी और बताया था, पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, तो उसको एक बार से फिर रिपीट करके बताता हूँ, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लें, सीख लें। अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। व्हाट वुंट बी एनी कंप्लेंट? क्या कंप्लेंट नहीं होगी, है ना? व्हाट वुंट बी एनी कंप्लेंट लिखा है क्वेश्चन, देखिए। व्हाट वुंट बी एनी कंप्लेंट, क्या शिकायत नहीं होगी? तो जो गरीब आदमी है वो किस चीज की शिकायत नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अब आप इसको देख लो, यहाँ लिखा है एनी कंप्लेंट, तो यहाँ वर्ड आया है कंप्लेंट, सो तो इसका आंसर कहाँ है? इन लाइनों में दिया हुआ है, शुरू में ही लाइन में दिया हुआ है ना। बट आप एग्जाम में सेम लाइनें नहीं उतार सकते, क्योंकि ये तो लाइन है, पोइट्री की है, ये कोई आंसर थोड़ी ना है, इसको उतार नहीं सकते। सो आपको ये, अब हाँ ये पता पड़ गया कि आपका जो आंसर है इसी में छुपा हुआ है, लेकिन इसका जब अर्थ आप निकाल लोगे तो अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आंसर लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में। समझ तो लिया ही है। देखिए इसका आंसर है, लिखा है द रोड साइड पुअर मैन। रोड साइड पुअर मैन कौन है? जो शहर से बाहर रह रहा है, गरीब है, गांव का किसान है। द रोड साइड पुअर मैन डज नॉट कंप्लेन, वो शिकायत नहीं करता है अबाउट द डैमेज कॉज्ड टू द नेचुरल सीनरी। डैमेज मतलब हर्ट, देखा है हर्ट, ये लिखा है हर्टिंग, वो इधर ऊपर लिखा हुआ है द हर्ट टू द सीनरी, लिखा है। तो वो इस चीज की शिकायत नहीं कर रहा कि हर्ट मतलब डैमेज कितना किया है आपने नेचुरल सीनरी को। जैसे कोई वन होते हैं या गांव का एरिया होता है, वहां कुछ बनाना होता है, शहर बसाना है, तो वहां पर पेड़ काटे जाते हैं, वहां पर नेचुरल सीनरी को खत्म करते हैं लोग पहले, फिर बिल्डिंगें बनाते हैं, पक्की इमारतें बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि द रोड साइड पुअर मैन डज नॉट कंप्लेन अबाउट द डैमेज caused to the natural scenery by rich people of the cities। वो शहर के अमीर लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया है, नेचुरल जो सीनरी है, नेचुरल लैंडस्केप है, वहाँ का भूभाग है, हरा भरा भूभाग था, उसको जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है उसकी वो शिकायत नहीं कर रहा है। बट ही हैज कंप्लेंट फॉर फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन वो किस बात की कंप्लेन कर रहा है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है उन्होंने, अपना वादा तोड़ा है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माने वादा तोड़ना या वादे से मुकर जाना, ठीक है? तो जो उन्होंने कहा था शहर वालों के, अभी तुम गांव में यहीं रहो और हम शहर बसा लेंगे, फिर तुम्हें हम जब आ जाएंगे पावर में तो हम तुम्हें जो बहुत सारी सुविधाएं देंगे और तुम्हारा लाइफ भी अच्छा कर देंगे। तो इस बात से उसको अधिक दुख है।
उस गरीब आदमी को इस चीज का बहुत बड़ा दुख है। समझिए? तो ये नोट भी कर लेना, साथ में नोट जरूर कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है, फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू दे मेक देयर रोड साइड स्टैंड? रोड साइड पे स्टैंड उन्होंने क्यों बनाया हुआ है? व्हाई डू दे मेक रोड साइड स्टैंड? उन्होंने रोड के किनारे ही स्टैंड क्यों बनाया है? क्योंकि उनके पास भाई और कोई साधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ दुकान शॉप, बड़ी शॉप जाके मार्केट में बना लेंगे। तो उन्होंने अपना छोटा सा खोखा रोड के किनारे ही रख लिया है, जिससे छोटे मोटे आइटम उनके बिक जाएंगे। तो यहाँ इसका रिप्लाई लिखा है, इस तरह से लिखना है, अ पुअर फार्मर मेक्स द रोड साइड स्टैंड इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, टू मेक सम मनी फॉर सेलिंग, बाय सेलिंग, डबल हो गया है सेलिंग, सो वन इसको हटा देते हैं, बाय सेलिंग, ठीक, बाय सेलिंग हिज स्मॉल प्रोड्यूस टू द सिटी पीपल। स्मॉल प्रोड्यूस क्या होता है? छोटी छोटी वस्तुएं। तो उसने जो उत्पादन किया है अपने खेतों में, या जो उसने उपजाया है, उपज को, अपने को छोटी छोटी उपज है उसको खोका पे रोड के किनारे अपने छोटा सा दुकान लगा के, स्टैंड लगा के, रोड साइड स्टैंड लगा के इसको सेल कर रहा है, सेल करना चाहता है। बस वो यही चाहता है कि लोग सामान उसका खरीद लें, उसका जो आइटम्स है वो ले लें, प्रोड्यूस खरीद लें, सो दैट उसके हाथ में भी कुछ पैसा आ जाए, पैसे की गर्मी उसके हाथ भी महसूस कर सके। लोग बोलते हैं पैसे में बड़ी गर्मी होती है, तो पैसे की गर्मी उसके हाथ में भी थोड़ी सी आ जाए, तो ये वो चाहता है। ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन है, हु प्रॉमिस हु डज प्रॉमिस टू देम एंड व्हाट? उनको कौन वादा करता है और क्यों वादा करता है? क्या वादा करता है? कौन? तो बिल्कुल साफ है कि जो अमीर पीपल हैं, रिच पीपल हैं, अमीर लोग हैं, वो वादा करते हैं। किस चीज का वादा करते हैं? द पार्टी इन पावर मेड दीज प्रोमिस, मेड द पार्टी इन पावर, जो पार्टी है अभी, जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता में है जो, है ना, जो सत्ता में है जो पार्टी, मेड दीज पुअर मैन, आगे लिखा है टॉल प्रोमिस, बहुत लंबे लंबे वादे किए थे। ठीक है? लंबे चौड़े वादे किए थे। द पार्टी इन पावर मेड दीज पुअर मैन टॉल प्रोमिस बट डिड नॉट फुलफिल देम, लेकिन उनको पूरा नहीं किया। वादे तो किए लेकिन उनको पूरा नहीं किया। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन हुए, और 3 क्वेश्चन में आप एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। तो 2-2 मार्क्स में आपके जैसे फर्स्ट 2 का हो गया 2 मार्क्स का, अगेन ये इसके भी 2 मार्क्स हैं और इसके भी 2 मार्क्स हैं, तो 6 मार्क्स हो गए। इस तरीके से आपने अगर ये सही कर दिया तो आपके 6 मार्क्स पूरे हैं, इसमें से कोई कोई नंबर नहीं काटेगा। अच्छे से लिखा है तो 6 में से आउट ऑफ 6 यू विल गेट 6। इस तरह से एक एक नंबर की बहुत कीमत है। तो इसको अब नोट कर लेना, और एक बार में नोट नहीं हो पाए तो दोबारा इसको वॉच करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं जो दे रहा हूँ। तो इसको लिखते रहिए, सीखते रहिए, और आगे इसको लाइक भी कर दें अगर ये अच्छा लगता है तो। वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, और मन लगा के सीखते रहिए। ठीक है? अच्छे मार्क्स लाइए। गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।